पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी पीटीआई के 14 मुनहरफ शुदा अरकान को शो काज नोटिस जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं मुख्तलिफ ज़राए से ये मालूम हुआ है आप जो 14 पार्लियामेंटेरियंस हैं आप हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। आप जो 14 अरकान है वो पार्टी हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर पार्टी हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रूबरू पेश होकर अपनी वजाहत दें। बसूरत दीगर आप 14 अरकान के अगेंस्ट आइन के आर्टिकल 63A के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के स्पीकर को यह भी लेटर लिखा है कि अगर मेरी पार्टी का कोई भी कौमी असम्बली का रुकन मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो उसका वोट काउंट ना किया जाए। तो अब हम आते हैं आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है। आया कि आइन का आर्टिकल 63A अभी पार्लियामेंटेरियन ने जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने अभी वोट कास्ट नहीं किया अदम एतमाद की तहरीक में, जो कि अपोजिशन जमातें लेकर आ रही हैं। तो आया कि जो इमरान खान साहब है वोट कास्ट करने से पहले शो का नोटिस अपनी पीटीआई के मुनहरफ शुदा अरकान को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, नंबर 1। नंबर 2 आया कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर को ये लेटर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते कि वो मेरी पार्टी के मुनहरफ शुदा अरकान का वोट काउंट ना करें। तब हम पढ़ते हैं आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेशन ने ये आइन का आर्टिकल 63A क्यों आइन में दाखिल किया। बेसिकली ये आर्टिकल इसलिए दाखिल किया गया था कि हाउस ट्रेडिंग को रोका जाए। हाउस ट्रेडिंग होती है इलीगल तरीके से मुख्तलिफ पार्टी की से पैसे वगैरह लेकर जो है अपनी पार्टी हेड के अगेंस्ट वोट कास्ट करना या अपनी पार्टी हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट करना। तो इस हाउस ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ये वोटों की सेल परचेज मंडी को रोकने के लिए ये आइन का आर्टिकल 63A आइन में दाखिल किया गया था। इसकी स्पिरिट ये थी, इसकी मंशा ये थी, इसकी रूह ये थी कि जो हाउस ट्रेडिंग है इसको रोका जाए। अब हम देखते हैं कि आइन का आर्टिकल 63A इसकी बेयर रीडिंग क्या है। ये क्या कहता है? ये कहता है जी डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स और डिफेक्शन, यानी कि पार्टी के किसी भी मेंबर की मुनहरफ होने की सूरत में नाअहली कैसे होगी। वो ये कहता है आर्टिकल 63A का सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, नंबर 1 रिजाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे देता है, या ज्वाइन अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, अगर वो कोई दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेता है, या वोट्स और abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs, या अगर वो पार्टी हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है जिस पार्टी की से वो तल्लक रखता है, तो वो वोट किस बाबत होगा जी। नंबर 1 इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, वो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, वो वज़ीर आला का इलेक्शन हो सकता है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो वोट जी अदम एतमाद का हो सकता है या एतमाद का वोट का भी हो सकता है। और तीसरी है जी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या वो अगर वो पार्टी के हदायत के अगेंस्ट मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन बिल में वोट कास्ट करेगा तो वो नाअहल हो सकता है। तो कैसे हो सकता है जी। देन ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो पार्टी हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी की हेड की तरफ से मुनहरफ शुदा मेंबर कौमी असम्बली या सेनेट का सेनेटर समझा जाएगा। एंड द पार्टी हेड में फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर जो पार्टी हेड है वो उसकी एक कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेगा। कौमी असम्बली होगी तो वो स्पीकर को भेजेगा, सेनेटर होगा तो फिर वो सेनेट के चेयरमैन को भेजेगा। एंड द इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजेगा पार्टी हेड जो है वो उसकी कॉपी डिफेक्शन की। एंड शेल सिमिलरली फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द मेंबर कंसर्न, तो फिर मुनहरफ शुदा मेंबर को भी एक कॉपी दी जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन, लेकिन उसका डिक्लेरेशन करने से पहले द पार्टी हेड शेल प्रोवाइड सच मेंबर विद एन अपॉर्चुनिटी टू शो काज एज टू वाई सच डिक्लेरेशन मे नॉट बी मेड अगेंस्ट हिम।
अगर वो वोट कास्ट करता है उसके खिलाफ जो है डिक्लेरेशन की कार्रवाई करने से पहले पार्टी हेड जो होगा वो उस मेंबर को शो का नोटिस जारी करेगा और शो का नोटिस जारी करके उसे जवाब तलब करेगा, और जवाब तलब करने के बाद अगर मुतमईन नहीं हुआ तो फिर वो जो है उसके खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर उसका रेफरेंस बनाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन को भी भेजेगा। फिर उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और इलेक्शन कमीशन जो है 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। अगर उसका वो जो है वो पार्टी हेड के डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो मेंबर जो होगा वो डी सीट हो जाएगा, और उसके बाद अगर डी सीट होना मेंबर अग्रीड पार्टी हो तो वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको डिसाइड करने का फैसला करेगी। तो ये था आइन का आर्टिकल 63A। इसमें तो कैटेगोरिकल तौर पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो पार्टी हेड है वो स्पीकर को ये ख़त लिखे कि जो स्पीकर साहब है अगर पार्टी का कोई मुनर्रफशुदा मेंबर असम्बली है वो वोट अपनी पार्टी हेड के अगेंस्ट कास्ट करता है उसका वोट काउंट ना किया जाए। तो यहाँ इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिलती, लिहाजा वोट जो है उसका काउंट होगा। अभी तो वोट और नो कॉन्फिडेंस जो है वो अभी 28 को गालबन होना है, उसमें अभी तो मुनर्रफशुदा अरकान ने वोट कास्ट भी नहीं किया। तो वोट कास्ट करने से पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या पार्टी के हेड हैं वो शो का नोटिस जारी कर सकते ही नहीं। यानी कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है पार्टी की हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करेगा तो फिर उसके खिलाफ जो है डिक्लेरेशन बनाया जाएगा, डिक्लेरेशन बनाकर फिर जो है उसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। अभी तो मेरे भाई 28 को जो है वो मेरे ख्याल में तहरीक अदम एतमाद के मामले में वोट कास्ट किया जाएगा। अभी तो जुल्म हुआ ही नहीं, जब जुल्म हुआ ही नहीं तो शो का नोटिस कैसा। तो ये भी ख्याल रहे कि कोई भी किसी भी मेंबर को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो पार्टी के हेड के अगेंस्ट ही वोट क्यों कास्ट करे। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो पार्टी हेड हो, चाहे वो कोई भी कौमी असम्बली का मेंबर हो, कोई भी शख्स अपने किसी भी बंदे को या किसी भी कौमी असम्बली के मेंबर को या सेनेटर को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकता। अगर वो रोकेगा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। हाँ, अगर वो वोट अपनी पार्टी के अगेंस्ट कास्ट करेगा, अपनी पार्टी की हदायत के अगेंस्ट कास्ट करेगा तो फिर उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A की कार्रवाई हो सकेगी। और जब तक 63A की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको डी सीट नहीं करता तब तक वो मुनर्रफशुदा मेंबर जो है वो MNA जो है वो MNA ही रहता है और उसका वोट भी कास्ट हुआ ही रहता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है डी सीट भी कर दे तो फिर भी जो वोट उसने कास्ट कर दिया था वो वोट माइनस नहीं होगा। अब आता है जी, हुकूमत वक्त ने सदारती रेफरेंस आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है जिसके मुताबिक अगर कोई किसी भी हुकूमत को, अगर सिटिंग हुकूमत को किसी भी लॉ पॉइंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है तो वो सदारती रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो लॉ पॉइंट को इंटरप्रिटेट करके जो है हुकूमत को बताता है। अब देखते हैं जी सदारती रेफरेंस में कौन कौन से पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए गए हैं। सदारती रेफरेंस में हुकूमत वक्त ने ये लिखा है कि अगर कोई मुनर्रफशुदा मेंबर असम्बली या सेनेटर हाउस ट्रेडिंग करता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। नंबर 2, अगर कोई मुनर्रफशुदा मेंबर जो है वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो आया कि उसका वोट जो है वो काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। नंबर 3, अगर कोई मेंबर जो है हुकूमत जो पार्टी का मेंबर है वो पार्टी हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो फिर आया कि उसकी जो डिसक्वालिफिकेशन होगी वो वक्ती तौर पे होगी या 5 साल के लिए होगी या कि लाइफ टाइम के लिए होगी। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत वक्त ने सदारती रेफरेंस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन करती है। पहले जब पनामा के मामले में जब साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जो है वो डी सीट किया गया था, उसको बरतरफ किया गया था, तो उसमें भी जो आइन के आर्टिकल 63 और 62 में डिसक्वालिफिकेशन की जो मुद्दत थी वो मेंशन नहीं थी। तो फिर उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्होंने लाइफ टाइम के लिए उनको नाअहल कर दिया था। तो इसमें भी मेरे ख्याल में गालबन इम्कान यही है कि अगर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो यही कहेगी कि जो डिसक्वालिफिकेशन होगी वो लाइफ टाइम के लिए ही होगी।
और जो लॉ पॉइंट पर जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये जुडिशल नहीं है, ये बाइंडिंग भी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में एक जजमेंट भी है, PLD 1997 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और उसका सफ़ा नंबर 84 है, जिसमें ये लिखा है कि ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट ओपिनियन with explanation on the question of law and is not binding nature, and it is up to the president or the federal government to act upon it or not। यानी कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ पॉइंट की करती है और हुकूमत वक्त को बताती है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर मुनसर आया कि उसको बाइंडिंग करार दे या ना दे। लिहाजा जुडिशल जो ऑर्डर नहीं है, आइन के आर्टिकल 186 के मुताबिक अगर गवर्नमेंट जो है सदारती रेफरेंस फाइल करती है और उसकी किसी भी लॉ पॉइंट की इंटरप्रिटेशन चाहती है, तो जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। बहरहाल आइन के आर्टिकल 63A में ये हुक्म है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी मुद्दत तयन नहीं की गई। तो ये कानून साज इदारे को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि इसकी जो है वो मुद्दत मुतय्यन करे, इसके बारे में लेजिस्लेशन करें। तो बहरहाल इमरान खान साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अगर अभी तक जो है किसी भी उसके पार्टी के मेंबर ने वोट कास्ट नहीं किया तो उसको शो का नोटिस जारी कर दे। नंबर 2, वो स्पीकर को ये ख़त भी नहीं लिख सकते कि जो भी उनकी पार्टी का अपनी पार्टी हेड के अगेंस्ट वोट कास्ट करे तो उसका वोट काउंट नहीं करना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी लाइक करें। हम वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं और हम तवक्को करते हैं अपने मौजूद नाज़रीन से आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मज़ीद बढ़ता है और हम मज़ीद अच्छी सी वीडियो अपने मौजूद नाज़रीन के लिए लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।